तो लेट अस कंटिन्यू विद द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पर हम कर रहे थे टेलर के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो वेलकम एवरीबॉडी टू दिस सेशन टुडे, जहाँ हम फिर से फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट इज़ टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टेलर के प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था और इस वाले वीडियो में हम टेलर की टेक्निक्स को डिस्कस करने वाले हैं। प्रिंसिपल्स हमारे पास चार थे: साइंटिफिक साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। मैंने पिछली बार भी कहा था नोट साथ में बनाते जाइए, अपनी कॉपी पेंसिल साथ में ले आओ। आज हम टेक्निक्स को आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेक्निक्स 6 हैं: फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड एंड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फटीग स्टडी। ये 6 को आज हम करेंगे। फिर से मैं दोबारा से कह रही हूँ, इसमें बहुत सारे आपके केस स्टडीज़ बनती हैं और केस स्टडी आपको कोई भी दे दी जाएगी, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पर हमें कौन सा प्रिंसिपल या टेक्निक लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहली जो टेक्निक उसने दी थी दैट वाज फंक्शनल फोरमैनशिप। अब टेलर का ये मानना था कि किसी भी कंपनी में या कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो हर काम को नहीं कर सकता, और क्योंकि एक इंडिविजुअल हर काम के लिए ट्रेन नहीं हो सकता, उसने कहा था ना हर काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड करना है, एक बड़े टास्क को, और उसके लिए हमें लोगों को ट्रेन करना है। इसीलिए वो ये कहता है कि हर काम एक जना नहीं कर सकता। इसीलिए वो ये मानता है कि एक वर्कमैन है अगर, तो उसके ऊपर सिर्फ एक बॉस नहीं होना चाहिए। एक बॉस क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कोई एक इंडिविजुअल जो है वो हर काम वर्कर को नहीं सिखा सकता, हर चीज़ मॉनिटर नहीं कर सकता। तो इसको स्टार्टिंग से देखें। फंक्शनल फोरमैनशिप का कंसेप्ट ये है कि किसी भी कंपनी में सबसे ऊपर होता है फैक्ट्री मैनेजर। इसकी जो अथॉरिटी है ये अनडिस्प्यूटेड है, ये इसका हेड है। अब इसके नीचे आपके पास 2 डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। पहला है प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा है प्रोडक्शन इंचार्ज। ध्यान रखो, मैं फिर से बता रही हूँ, ये बहुत स्टार्टिंग के टाइम से, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, फैक्ट्रीज़ के साइज़ बड़े होने शुरू हुए थे। अब तो आपके पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं: फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्शन, प्लानिंग, एनथ नंबर ऑफ इंचार्जेस। लेकिन ये स्टार्टिंग की बात है। तो सबसे पहले उसने कहा हमारे पास एक प्लानिंग इंचार्ज होना चाहिए और प्रोडक्शन, ये दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं और इन दोनों के लिए हमें स्पेशल ट्रेंड लोग चाहिए। अब प्लानिंग इंचार्ज में वो ये कहता है कि इसमें भी हमें 4 तरह के इंचार्ज चाहिए जो क्लर्क होंगे। सबसे पहला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, फिर है रूट क्लर्क, फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और उसके बाद डिसिप्लिनेरियन। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम प्रोडक्शन इंचार्ज पे, जहाँ पर है आपके पास स्पीड बॉस, फिर है आपके पास गैंग बॉस, फिर रिपेयर बॉस और फिर हैं इंस्पेक्टर्स। अब बड़े कन्फ्यूजिंग से हैं, लेकिन आपको ये सारे याद तो करने ही पड़ेंगे। एक बार हम पहले इसको देखते हैं क्या है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप की जब हम बात करते हैं तो ये किस लिए है? जिससे कि हम किसी भी जगह पर एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा सकें। जो मैनेजर्स हैं उनको ये स्किल चाहिए, कौन कौन से? लीडरशिप का स्किल चाहिए, इंटेलिजेंस का स्किल चाहिए, टैक्टिकल नॉलेज चाहिए, जजमेंट आना चाहिए, एजुकेशन आनी चाहिए, एक्सपीरियंस, ऑनेस्टी और एनर्जी। कितनी सारी अलग अलग तरह की स्किल्स चाहिए। कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल जना नहीं है जिसके पास ये सारी की सारी स्किल्स हो। इसीलिए उसने हमारा जो बेसिक मैनेजरियल एक्टिविटीज़ है इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लानिंग और प्रोडक्शन। और ये जो 2 इंचार्जेस हैं किसी भी फैक्ट्री मैनेजर, ये फैक्ट्री मैनेजर के अंडर काम करेंगे और इनका नाम होगा प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन दोनों के अंडर आपके पास 4 क्लर्क्स होंगे और हर को अपने अपने काम के लिए एक्सपर्ट बनाया जाएगा। जिस काम को वो सुपरवाइज करेंगे उसका उन्हें एक्सपर्टीज़ होगा, ठीक है। अब ये आप याद रखना, इसको आपको समझना और एक्सप्लेन करना दोनों आना चाहिए। और ये जो है सिर्फ क्या है, ये डिवीजन और वर्क का ही प्रिंसिपल है और इसमें भी यही है कि हर एक पर्सन शुड बी ट्रेन्ड एंड स्पेशलाइज्ड इन हिज और हर ओन टास्क। तो उनका जो भी काम है अपनी शॉप में उनको उसके लिए परफेक्ट होना चाहिए। तो इसका एक और मतलब हो गया कि हर वर्कर जो है वो इन 8 क्लर्क से 8 फोरमैन इन सब से ऑर्डर्स लेगा, लेकिन इन सब के टास्क अलग अलग होंगे। हर स्पेशलिस्ट जो है उसको एक टास्क असाइंड होगा और वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, और जो काम उसे दिया जाएगा वो उस व्यक्ति के अपने इंडिविजुअल क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अगर कोई पर्सन है जिसको टेक्निकल मास्टरी है, उसकी इंटेलिजेंस और ग्रिट है उसमें,
तो हम क्या करेंगे, उसको प्लानिंग देंगे और प्रोडक्शन नहीं देंगे। दोज विद एनर्जी एंड गुड हेल्थ मे बी असाइंड द एग्जीक्यूशन वर्क। जिनकी हेल्थ अच्छी है वो एग्जीक्यूशन का काम और इम्प्लीमेंटेशन का काम कर सकते हैं। तो एक बार देखें इन सबके काम क्या होंगे। फैक्ट्री मैनेजर, ये जो है हाईएस्ट मैनेजरियल पोजीशन है एक यूनिट में, और ये रिस्पॉन्सिबल है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक तरह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन का दारो मदार इस पे है, मेन डिसीजन मेकिंग जो है वो इसी के पास है। फिर है हमारे पास प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज क्या करेगा, ऑब्वियसली जैसे नाम से क्लियर है, वो पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करेगा, स्ट्रैटेजीज बनाएगा, प्रोसीजर्स जो हैं वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के बनाएगा और वर्क को सिंप्लीफाई करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, वो वर्क को सिंप्लीफाई करेगा। और प्रोडक्शन इंचार्ज क्या करेगा, जितनी भी ऑपरेशनल और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो उसका इंचार्ज होगा, उनको मैनेज करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा। अब इनके अंडर ये 4 क्लर्क्स हैं। पहले हम देखते हैं प्लानिंग इंचार्ज में। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा, ये देखेगा कि काम को किस तरह से करना है। तो इसको क्या करना है, इसको ये स्टडी करना है कि काम को किस तरह से करना है, ये वर्कर को बताएगा। ओके, उसके बाद हम आते हैं रूट क्लर्क पर। ये बताएगा कि व्हाट ऑल टू बी डन, और जो काम करना क्या है और उसके स्टेप्स क्या हैं। तो इंस्ट्रक्शन क्लर्क सबसे पहले बताएगा काम क्या होना है, रूट क्लर्क बताएगा कि उसका रूट क्या है, मतलब उसके स्टेप्स क्या हैं, किस किस तरह से वो काम होना है। फिर टाइम और कॉस्ट क्लर्क, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये बताएगा कि कितने टाइम में उस काम को ख़त्म कर लेना है। और लास्ट में है डिसिप्लिनेरियन, जो ये इंश्योर करेगा कि सारे वर्कर्स जो हैं वो डिसिप्लिन में हैं, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं और उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो फिर से इंस्ट्रक्शन क्लर्क इंस्ट्रक्शन देगा काम क्या होना है, रूट क्लर्क बताएगा ये काम कितने स्टेप्स में होना है, टाइम क्लर्क बताएगा कि कितनी देर में होना है, और डिसिप्लिनेरियन देखेगा कि क्या ये सब कुछ हो रहा है, काम अपने टाइम से सारे स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, सब कुछ टाइम से चल रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो हो रहा है या नहीं। तो ये हो गया प्लानिंग इंचार्ज। इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं। फिर हम आते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज में, जिसमें स्पीड बॉस है। स्पीड बॉस देखता है कि काम जो है क्या वो टाइम पे हो रहा है या नहीं, वो इसको प्रोडक्शन के एंगल से कंप्लीट करवाएगा। ये जो टाइम और कॉस्ट क्लर्क था प्लानिंग में, ये सिर्फ ये बताएगा कितना टाइम लगना चाहिए, ये प्लानिंग है, स्टडी करेगा वो लोगों को और फिर बताएगा इतने टाइम में ये काम अगर बेस्ट तरह से किया जाए तो हो जाएगा। तो स्पीड बॉस देखेगा कि क्या वो काम उतनी देर में हो रहा है या नहीं। फिर गैंग बॉस क्या करेगा, गैंग बॉस ये देखेगा कि क्या सारा इक्विपमेंट जो चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर कोई इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली टाइम नहीं फॉलो हो पाएगा, तो अगर कोई इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है तो वो उसको अरेंज करेगा। फिर रिपेयर बॉस क्या करेगा, जैसे नाम से क्लियर है, वो रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करेगा, जितनी भी मशीनरी और टूल्स हैं उनको मैनेज करेगा और देखेगा कि वो प्रॉपरली मेंटेन हो और एफिशिएंटली वर्क कर रहे हो। और जो इंस्पेक्टर है फाइनली वो अपना काम, सारे काम को मैनेज करेगा, देखेगा क्या सारी एक्टिविटीज़ जिस तरह से प्लान थी वैसी हुई। जैसे डिसिप्लिनेरियन था ना, यहाँ पर वो प्लानिंग था कि किस तरह से सब डिसिप्लिन होगा, क्या रूल्स होंगे, किस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट बनेगा, और वो ये चेक करेगा कि वो सब क्या उसी तरह से हो रहा है, क्वालिटी चेक हो रही है, सारे स्टेप्स में हम अपनी जो हमने प्लान किया है वो मेंटेन हो रहा है या नहीं। तो ये हो गया आपका हायरार्की और ये हो गया आपकी फंक्शनल फोरमैनशिप, दोनों चीज़ें। अब कहीं पर भी अगर आता है कि एक वर्कमैन के ऊपर जो है वहाँ पर अलग अलग जो है क्लर्क्स बिठाए गए हैं, ये कौन सा प्रिंसिपल है, तो आप फौरन बता सकते हो कि ये फंक्शनल फोरमैनशिप है। ठीक है, हम अब अगले पे आते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। जैसे ही हम फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करते हैं वहाँ पर आ जाता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। जितने भी क्लर्क्स थे उन सबका काम क्या था कि वर्क को स्टैंडर्डाइज करें और उसी तरह से वो काम हो। और ये स्टैंडर्ड्स हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, प्रोडक्शन हो, टाइम हो या छुट्टियाँ हो, आपके कोड ऑफ कंडक्ट हो, ये स्टैंडर्डाइजेशन बहुत मस्ट है और ये स्टैंडर्डाइजेशन बिल्कुल हर जगह फॉलो होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो 8 आवर्स वर्क कर रहा है 6 डेज़ वीक, कोई और डिपार्टमेंट ऐसा है जो अपने मन से 5 डेज़ वीक आ रहा है, ऐसा नहीं। हमारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फिक्स्ड होने चाहिए और सबके लिए सेम होने चाहिए। फिर है सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन जितने भी हमने करा था, एक इतना बड़ा आपका काम है, इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, सिंपल कर दिया ना हमने इस टास्क को। अब जो भी जना यहाँ पर काम कर रहा है उसे सिर्फ इतना काम सीखना है, उसे सारे काम से मतलब नहीं है। जो 2 है उसको सिर्फ अपने वाला पार्ट सीखना है, वो इसमें एक्सपर्टीज़ करेगा, बाकी से उसे लेना देना नहीं। ये जो 3 है ये सिर्फ अपना काम सीखेगा। तो हमने काम को छोटे छोटे
पार्ट्स में डिवाइड करके लोगों को उसमें स्किल कर दिया, वर्क सिंप्लीफाई हो गया। और इससे क्या होता है, अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोसेस नहीं होता। ये नहीं होता कि अननेसेसरीली हमने काम को बहुत फैला दिया, हर जना अपने इंटरेस्ट से कर रहा है। वो स्टैंडर्ड होता है, सबको पता होता है कि हमें क्या करना, और वो उसी तरह से करेंगे, और इससे क्या होता है, कॉस्ट की सेविंग होती है। जब हमें पता है कि सबको पता है कि उन्हें क्या करना है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट कट होगा। उसके बाद इसके लिए कंटेम्प्रेरी बहुत सारी अब टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे कि काइजन। काइजन का क्या मतलब है कि हर जना कंटिन्यूसली अपने पिछले टास्क से इम्प्रूव कर रहा है। अगर एक डिपार्टमेंट ने आज एक टास्क सेट किया है जो यहाँ पर है, मान लीजिए 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का है अगर ये टास्क, तो ये आपका मिनिमम है। अगली बार इससे कम नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, 101, 102, 103, ये है काइजन। और फिर है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का मतलब है स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना, मिनिमम स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करना। जैसे हमने बेंचमार्क कर दिया 100 तो होनी चाहिए, और इनकी जो क्वालिटी है ये ABC होनी चाहिए, तो हमने बेंचमार्किंग कर दी, और आगे जो भी होगा वो इसमें कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होगा। क्लियर हो गया आपको ये? तो ये ध्यान में रखिएगा कि बेंच मार्किंग और काइजन जहाँ पर भी डिस्कस होगा वहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन होगा। अब इसका एम क्या है? टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हम जो भी कुछ बना रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स और साइज़ हम फिक्स कर देंगे, और वो उसी के हिसाब से चलेगा। जैसे हमने ये टाइम टेबल बनाया, आपके स्कूल में भी तो एक टाइम टेबल बना होता है, बनता है कि नहीं? अगर टाइम टेबल ना हो, आपके स्टैंडर्ड्स ना हो, तो हर स्कूल अपने मन से चलेगा। कोई एक स्कूल कहेगा मैं तो 8 आवर्स हर हफ्ते में 8 पीरियड्स लूँगा मैथ्स के, दूसरा कहेगा नहीं, इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, मैं इंग्लिश के 2 पीरियड्स कर दूंगा और मैथ्स के 20 पीरियड्स। तो ऐसा नहीं होता ना, हमें सिंपल बेंचमार्किंग करनी है। और काइजन हर साल हर स्कूल कोशिश करता है कि उसका रिजल्ट और अच्छा हो जाए। फिर दूसरा एम है कि टू इस्टेब्लिश एन इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो जो हमने पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स बनाए हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो हम अगर उन इंटरचेंज करना पड़े तो हम उसको कर सकें। फिर इम्पॉर्टेंट है स्टैंडर्डाइजेशन, जो अभी हमने ऊपर कहा था। एक्सीलेंस के स्टैंडर्ड्स बनाना, चाहे वो क्वालिटी का हो चाहे वो वर्कमैनशिप का हो, दोनों के लिए हमें स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, और मिनिमम स्टैंडर्ड्स भी बनाने हैं। और उसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन। तो यहाँ पर क्या था? स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस इन क्वालिटी, क्वालिटी का स्टैंडर्ड था। और अगला है स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मशीन, कि लोग कैसे काम कर रहे हैं और कौन सी मशीन कितना अच्छा वर्क कर सकती है। ये इसके सारे एम्स थे। फिर इसका थर्ड टेक्निक है हमें अपने काम को स्टैंडर्डाइज करने की, अपने काम को बेटर बनाने की। जो उसने साइंटिफिक टेक्निक दी है वो है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब है कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन, मतलब राइट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड। जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ मेथड स्टडी में आती हैं। जैसे अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर भी जितने लोग हैं, ये एक पिज़्ज़ा बन रहा है, लेकिन सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं ना। जो फर्स्ट बंदा है वो पिज़्ज़ा लेकर आ रहा है, सेकंड जो है उस पर चीज़ डाल रहा है, थर्ड उसको सॉस में ले रहा है। तो ये एक तरह से पूरी आपकी असेंबली लाइन है। तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स, जैसे कि प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशनल रिसर्च, ये इसकी टेक्निक्स हैं कि किस तरह से हम मेथड को स्टडी करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें हर काम को करने के लिए बेस्ट वे निकालना है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, टेलर बिलीव्स कि हर काम को करने के लिए एक बेस्ट तरीका होता है, और वो बेस्ट तरीका हम सिर्फ स्टडी और एनालिसिस से निकालते हैं। तो इस मेथड स्टडी को, मतलब हम सारे मेथड्स पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं बेस्ट वे कौन सा है, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो तो मिनिमम आ रही है, और जो क्वालिटी और सेटिस्फैक्शन है कस्टमर का, या जो हमारा प्रोडक्शन है, जो क्वांटिटी है, जो प्रॉफिट्स है, वो हमारे मैक्सिमम है। तो हमारे सारे मैनेजमेंट का यही कंसेप्ट है ना, और यहाँ पर भी यही है कि हमारे इनपुट्स जो है वो मिनिमम होने चाहिए, और जो हमारा आउटपुट होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ पर भी हमने यही किया है कि हमने निकाला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी मिनिमम होना चाहिए, और क्वालिटी जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या है कि ये देखो आप, यहाँ पर गाड़ी बन रही है, तो जो असेंबली लाइन है उसी तरह से तो काम होगा। जैसे रॉ मटेरियल आ रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा। कार की अगर असेंबली लाइन प्रोडक्शन है तो उसी सीक्वेंस में उसके ऑपरेशन होंगे, लोग उसी तरह से फैक्ट्री में लगाए जाएंगे जिस तरह से हमें रॉ मटेरियल आकर रेडी प्रोडक्ट बनाना है। इज दैट क्लियर? दिस इज मेथड स्टडी। फिर हम आते हैं मोशन स्टडी पर।
मेथड स्टडी के बाद होता है हमने मेथड निकाला, उस मेथड के साथ लोग कितना काम कर रहे हैं, कितना कंफर्टेबल है वो, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, ये आता है मोशन स्टडी में। तो मोशन स्टडी क्या है? स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग एंड पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग, चेंजिंग पोजिशंस एट्सेट्रा विच आर अंडरटेकन वाइल डूइंग अ जॉब। अब हम एक इस एग्जाम्पल को लेते हैं। ये जो लेडी है ये किसी रेडीमेड गारमेंट के इंस्टीट्यूट में वर्क कर रही है। अब यहाँ पर देखो, वो यहाँ पर बनाती चली जा रही है और यहाँ पर हमने एक ये बिन रख दिया है। जो भी गारमेंट आ रहा है, वो जो भी स्टिच कर रही है, वो अपने आप से आकर यहाँ पर गिर रहा है। अब इसका एक और एग्जाम्पल है, मान लो इसकी जो चेयर है और इसका एल्बो भी देखो सेट है। अब ये जो चेयर है मान लो नीची होती और इसको जो है अपनी गर्दन पे स्ट्रेन पड़ना पड़ता और यहाँ पर बास्केट ना होकर ये बास्केट ऐसे रखी होती, तो हर बार ये क्या करती, जब इसका एक गारमेंट तैयार होता वो उसको यहाँ से उठाती और उसके बाद वो उसको यहाँ पर रखती, फिर अगला गारमेंट वो सिलती, यहाँ से अपना रॉ मटेरियल उठाती, फिर उसे सिलती और फिर यहाँ पर रखती। लेकिन ऐसा कुछ भी उसे नहीं करना है, वो जो बनाती जा रही है वो सीधे यहाँ पर गिरता जा रहा है। तो उसके बहुत सारे मोशंस ऐसे हैं जो हमने एलिमिनेट कर दिए, जो एक्स्ट्रा मोशंस से, जो एक्स्ट्रा एक्शंस थे उन्हें एलिमिनेट कर दिया। तो यही है हमारा मोशन स्टडी। इसका एम क्या है? जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं, जो भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया, और कम टाइम में जॉब जो है एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाता है। जब हमारे एक्स्ट्रा मूवमेंट्स हट गए तो काम जल्दी हो जाएगा। जैसे अगर किचन में सब सामान आप अपने पास रखो, कोई भी नई रेसिपी बनाओ, सामान अपने पास रखो तो खाना जल्दी बनेगा। और हर चीज़ के लिए आप अलमारी खोलो, फिर बॉटल निकालोगे, और अगर ऐसे करो तो बहुत देर लग जाएगी। दूसरा है प्रोडक्टिविटी भी इस मेथड से बढ़ जाती है, और प्रोडक्ट जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब इसका रीज़न क्या है कि हम बॉडी मोशंस जो हैं उसको एनालाइज करते हैं, टाइम डिवाइसेस देखते हैं। जैसे हमने एक बार ये मशीन देख ली, हमने इसको इस बास्केट को हमने इधर रख के देख लिया, फिर हमने क्या किया, ये बास्केट हटाकर पीछे रख के देख लिया। हम अलग अलग तरह से स्टडी करेंगे कि किस में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, सबसे ज़्यादा ये जो लेडी है किस में सबसे ज़्यादा थकती है, जाने के बाद कितना इसमें फटीग होता है। इन सबको स्टडी करके हम निकालेंगे कि कौन सा टाइम डिवाइस, कौन सा मोशन स्टडी बेटर है। जो मोशन स्टडी में हम निकालते हैं जो सबसे प्रोडक्टिव है, सबसे इंसिडेंटल है, जो सबसे प्रोडक्टिव है, हम उसे रखेंगे। क्लियर? जो इंसिडेंटल हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई एक टास्क करने के लिए उठना पड़ेगा, जैसे मान लो अब ये सारे ख़त्म हो गए तो उसे और एक्स्ट्रा सामान लेने के लिए तो उठना पड़ेगा ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव होते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था इसको उठाकर मैं अगर यहाँ रख दूँ दूर, तो या फिर मैं इसको भी इसके दूर रख दूँ, तो हर बारी से या तो किसी को बुलाना पड़ेगा या हटना पड़ेगा। तो हमें इनको एलिमिनेट करना होता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? हमारे मेथड्स इंप्रूव होते हैं, मेजर इंप्रूव करता है और डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, और इसी वजह से एफिशिएंसी बढ़ने से इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। अगला आता है टाइम स्टडी। मोशन स्टडी के साथ हम करेंगे फिर टाइम स्टडी। इसमें क्या मतलब है? इट डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ यूनिट ऑफ वर्क। अभी हमने मोशन स्टडी किया था ना कि कितने एक्शंस हैं, वो कितना थकान हो रही है, फटीग कितना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अलग अलग तरह से जब काम कराएंगे तो हम ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करेंगे कि हर तरह से काम करने में कितना टाइम लगता है, और उस टाइम के बेसिस पर हम ये डिटर्मिन करेंगे कि एक काम को करने के लिए रीज़नेबल टाइम कितना है, और उसके अकॉर्डिंग हम काम को आगे बढ़ाएंगे। इससे हम जो एक रीज़नेबल टाइम को आइडेंटिफाई कर लेंगे। थोड़ा बहुत तो प्लस माइनस हो सकता है ना, सब लोग एक ही स्पीड पे काम नहीं करते, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस है। जैसे अगर मैंने कहा एक दिन में मेरे को 50 यूनिट्स चाहिए, तो वो 55 भी हो सकते हैं, 45 भी। लेकिन अगर 40 यूनिट्स हुए तो इसका मतलब कि हमने रीज़नेबल टाइम को फॉलो नहीं किया और हमें ये काम दोबारा से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारा टाइम स्टडी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं हम ये डिसाइड कर सकते हैं, कितना काम है हमारे पास, कितनी देर लगती है और कितने टाइम में हमें पूरा करना है। एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस, हमने ये दो चीज़ें करी थी ना मैनेजमेंट में। तो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट होने के लिए हमें कितने नंबर्स लगाने हैं, और हमारी लेबर की कॉस्ट कितनी आने वाली है, स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए। इसके साथ साथ हम एक इंसेंटिव स्कीम भी बना सकते हैं। इंसेंटिव स्कीम क्या बना सकते हैं? देखो यहाँ पर हम फिर से ओफो बार बार पिज़्ज़ा आ जाता है, खाने का मन करता है। मान लो हमारे पास ये एक पिज़्ज़ा का सिस्टम है। ये ऑर्डर आया, जैसे मैंने आपसे कहा था एक असेंबली लाइन होगी, ऑर्डर आया, फिर उसने डो सिलेक्ट किया, फिर पिज़्ज़ा बेस पे पैक हुआ, फिर उसको असेंबल किया गया और यहाँ पर डिलीवरी हो गई। ये हमारा टोटल टाइम हमने ये निकाला है कि ये जो है अगर 2 लोग काम करें तो
15 मिनट्स लगने चाहिए। अब डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास कितने ऑर्डर्स आते हैं, हम उसी हिसाब से वर्कर्स को रख सकते हैं, और जितने वर्कर्स को हम रखेंगे वहीं से हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितने काम की ज़रूरत पड़ने वाली है। कहाँ गया वो? ये रहा टाइम स्टडी। तो हम यहाँ से डिसाइड कर लेंगे कि हमें कितना ज़रूरत पड़ेगा। और अब अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि 2 वर्कर्स हैं और वो 2 वर्कर्स 20 मिनट लगा रहे हैं, इसका मतलब हर पिज़्ज़ा पर उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। और अगर हर पिज़्ज़ा पे उन्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा तो ऐसे तो लॉस होगा ना, और कंपनी को भी लॉस होगा और प्रोडक्शन में भी लॉस होगा। तो ये हम नहीं कर सकते, इसलिए हम अपना स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं और एवरेज वर्कर के हिसाब से निकालते हैं, और उसी के बेसिस पर हम इनको इंसेंटिव दे सकते हैं। अगर 15 मिनट में 2 वर्कर्स करते हैं तो हम इनको जो है ज़्यादा सैलरी दे सकते हैं, उनको इंसेंटिव ज़्यादा दे सकते हैं। और आखिरी में है हमारा फिर फटीग स्टडी। जैसे हमने मोशन स्टडी करा था, अगर ज़्यादा मोशन होगा तो फटीग ज़्यादा होगा। और कई बार जैसे ये वर्कर आपको दिख रहा है, अंधेरा है, लाइट कम है, तो क्या होगा? थक जाएंगे। इसी तरह से आप कई बार बुक देखते हो जिसमें बहुत छोटा छोटा प्रिंट होता है, आप जल्दी थक जाते हो, और बड़ा बड़ा प्रिंट होता है, आप ज़्यादा पढ़ पाते हो। तो ये डिटरमिन करता है अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम ब्रेक एंड रेस्ट इंटरवल्स। आपको कितना टाइम का ब्रेक चाहिए और कितने रेस्ट इंटरवल्स चाहिए, यहाँ पर ये डिसाइड होता है। और ये आप कैसे डिसाइड करते हो? फटीग स्टडी से। और इसीलिए आप जो सोचते हो ना कि 4 पीरियड्स के बाद आपको स्कूल में ब्रेक क्यों मिलता है, वो इन सारी स्टडीज़ का ही नतीजा है कि लोगों को समझ में आता है 4 स्टडीज़ में आपका जो कंसंट्रेशन है, जब आप सुबह जाते हो तो आपकी एफिशिएंसी इतनी होती है, धीरे धीरे वो नीचे आने लगती है, और 4th पीरियड जब तक आता है आपकी एफिशिएंसी बॉटम पे आ जाती है। फिर आपको रिचार्ज करने के लिए आपको ये ब्रेक मिलता है। ये जो ब्रेक टाइम है उसमें आपकी एनर्जी फिर ऊपर चली जाती है। हो सकता है इतनी ऊपर ना जाती हो, पर ऊपर चली जाती है, और छुट्टी तक आते आते आपकी ऐसी हालत हो जाती है। तो ये फटीग डिसाइड करता है, फटीग स्टडी, कि आपको ब्रेक टाइम कितना चाहिए और आपको रेस्ट इंटरवल्स जो हैं वो कितने चाहिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो है एनर्जी लेवल्स जो है उनको बूस्ट करना स्टाफ का, और जब आपको ये लगे कि वो बहुत ज़्यादा थकने वाले हैं, इससे पहले उन्हें ब्रेक दे दो ताकि वो दोबारा से फिट होकर आए। और अगर वो ज़्यादा फिजिकली और मेंटली अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी डाउन जाएगी। रेस्ट इंटरवल्स जो हैं वो आपके स्टैमिना को बिल्ट इन करते हैं। इसीलिए हम कई बार कहते हैं ना कि छुट्टियां मिलनी चाहिए, सैटरडे। ये जो 5 डे वीक का कंसेप्ट आया था, ये भी इसीलिए आया था कि फिर लोगों को 2 दिन का ऑफ मिलता है, 1 दिन वो अपने घर के काम कर लेंगे, 1 दिन रेस्ट कर लेंगे। तो ये सारा कुछ फटीग स्टडी है। 8 आवर्स जो वर्किंग आवर्स हैं वो कैसे होते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लोगों का जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होता है। और इसका एग्जाम्पल, जैसे अगर बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट हो या बहुत डिम लाइट हो तो आप थकने लगते हो, बहुत लाउड म्यूज़िक हो तो भी आप थकने लगते हो, और अगर सूदिंग सा म्यूज़िक हो तो आप फ्रेश रहते हैं। रूम टेम्परेचर, सर्दियों में आप ज़्यादा काम कर पाते हो गर्मियों की बदौलत, क्योंकि गर्मी में आप थक जाते हो। एसी होगा तो आप जो है ज़्यादा देर तक काम कर सकते हो। ह्यूमिडिटी कितनी है, अभी बाहर जाओ, इतनी लू और पसीना आएगा आपको कि आप जब तक घर आओगे ना आपको चक्कर आने लगेंगे, तो आपकी एफिशिएंसी घट गई। इसी के लिए हम जगहों पर अपनी कंपनीज़ में आजकल आप देखो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ होती हैं, क्लब्स होते हैं, आपके पास डिस्पेंसर्स लगे होते हैं कि अगर आप थकने लगो तो जाओ और थोड़ा सा रिलैक्स करो। और लास्ट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें क्या है कि हम कोशिश करते हैं एफिशिएंट और जो हमारे इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करें, जिससे कि जो एफिशिएंट वर्कर है उसको मोटिवेशन मिले, और जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसको भी ये लगे कि मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो इसके लिए जो वेज पेमेंट हम करते हैं, जो लोगों को सैलरी देते हैं, वो अबव स्टैंडर्ड और बिलो स्टैंडर्ड देते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स ये टाइम और अदर जो पैरामीटर्स हैं उन पर डिटरमिन करता है। हमने अभी टाइम स्टडी करा था, मोशन स्टडी करा था, उस पर डिपेंड करेगा। और फिर हम वर्कर्स को एफिशिएंट और इनएफिशिएंट डिसाइड करते हैं, और जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको रिवॉर्ड करते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। मान लो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया जो कि है 10 यूनिट्स का। तो ये हमारे जो यूनिट्स हैं, हमने एक स्टैंडर्ड बनाया कि एक दिन में हमारे को 10 यूनिट्स चाहिए। ठीक है, अगर आपका 10 यूनिट्स और मोर होते हैं तो आपको 50 रुपीज़ पर यूनिट मिलेगा, और अगर 10 होता है, अगर आप 10 से कम करते हो तो आपको 40 यूनिट्स मिलेगा। तो आपने क्या किया, लोगों को मोटिवेट किया कि वो 10 यूनिट्स करें, और अगर 10 यूनिट्स करेंगे तो उनको 500 रुपीज़ मिलेंगे। तो अगर कोई भी जना 11 यूनिट्स बनाता है तो उसको एक दिन में 550 रुपीज़ मिलेगा। वहीं पर अगर कोई 9 यूनिट्स बना रहा है तो उसको सिर्फ
360 रुपीज़ मिलेगा। तो ये जो है बेटर परफॉर्मर जो है उसको मोटिवेट करेगा, और जो लो परफॉर्मर है उसको भी इंस्पायर करेगा कि वो अगले दिन 11 यूनिट्स बनाए ताकि उसको भी 550 रुपीज़ मिले। तो इसमें हमने क्या किया, एक हमने बेसिक स्टैंडर्ड बना दिया। स्टैंडर्ड से हम कम भी नहीं करते ज़्यादा ताकि लोग डीमोटिवेट ना हो, और उसके बाद हमने पर यूनिट कर दिया। अगर 10 से ऊपर है तो 50 और 10 से कम है तो 40। हमारा स्टैंडर्ड क्या है, 10। अब अगर कोई जना 12 बनाता है तो वो सुपर हो गया और उसको 600 मिलेंगे, लेकिन कम से कम 10 तो हर आदमी कोई करने की कोशिश करेगा। दिस इज़ डिफरेंशियल पीस वेज मैनेजमेंट। अब मान लो अगर कोई MCQ आ जाए कि हम जो है कंपनी में अगर कोई जना 50 यूनिट्स को एक मंथ में प्रोड्यूस करता है कार के, तो वो एफिशिएंट है तो हम उसको बोनस देंगे, तो आप फ़ौरन समझ जाना कि डिफरेंशियल पीस वेज मैनेजमेंट का ये सिस्टम है। तो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि रीकिंडल एप्लीकेशन का सेक्शन है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ो और फिर बताओ क्या होगा। ये assertion बेस्ड क्वेश्चंस है। साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ ईच स्टेप ऑफ वर्क इज एम्फेसाइज्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, इट इज नॉट थंब ऑफ रूल। और दूसरा है फटीग स्टडी एम्स टू एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट्स इन डूइंग अ जॉब। अब आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ओनली 1 इज ट्रू, ओनली 2 इज ट्रू, बोथ आर ट्रू, और नन ऑफ द अबव इज ट्रू। तो ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस इस यूनिट में से बनते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा। कोई भी प्रिंसिपल्स आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर तो मैंने असर्शन बेस्ड दिया है, 1 सही है, 2 सही है। आपको एक केस भी दिया जा सकता है और आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा प्रिंसिपल है। इसीलिए मैंने एक समरी भी बना दी है। इस समरी को ज़रूर अपनी कॉपीज़ में आप बना लीजिए, ताकि आप एक ही जब एग्ज़ाम होगा ना जिस दिन, उस दिन आप सिर्फ इसी को देखकर रिवाइज करके अपना एग्ज़ाम देने जा सकते हो। दिस इज़ वेरी गुड फॉर रिविजन। ओके, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मुझे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।